आराधना पीजी कॉलेज और की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन जो आइसोस्टेसी का जो टॉपिक है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, उसमें अलग अलग जो विद्वान हैं उनके जो संकल्पना है या मत है उसको अपन पढ़ रहे थे। तो अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर अपने एरी और जो प्राट महोदय हैं इन दोनों की संकल्पना को अपने रीड कर लिया अच्छे से। आज अपन जो पढ़ेंगे वो हेफर्ड व बॉवी की संकल्पना को पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हेफर्ड तथा जो बॉवी है, इन्होंने दोनों ने मिलकर अपनी जो थ्योरी है उसको दिया है। तो पहले अपन जो बात करेंगे वो हेफर्ड महोदय की करेंगे। हेफर्ड महोदय ने ये बताया है कि जो क्षतिपूर्ति तल होता है उसको इन्होंने समतोल तल के नाम से संबोधित किया है। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं हेफर्ड महोदय के अनुसार, तो उन्होंने जो क्षतिपूर्ति तल है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन, इसको हेफर्ड महोदय ने एक नए नाम से संबोधित किया है, वो है समतोल तल। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होता है वो वापस लेवल ऑफ कंपनसेशन ही होगा। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो हेफर्ड महोदय है उन्होंने क्षतिपूर्ति तल को समतोल तल के नाम से संबोधित है वो किया है। जो हेफर्ड महोदय है इन्होंने जो क्षतिपूर्ति तल है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक माना है। यानी कितना माना है, यानी ये जो समतोल तल है उसकी जो गहराई कितनी मानी है, 100 किलोमीटर तक मानी है। इसका मतलब ये है कि जो क्षतिपूर्ति जो तल है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है और घनत्व तथा जो ऊंचाई होता है इसमें विपरीत संबंध होता है। यानी ये जो क्षतिपूर्ति तल या जिसको अपन समतोल तल बोलते हैं हेफर्ड महोदय के अनुसार, इस तल के ऊपर ऊपर जो उसका जो घनत्व तथा जो उसकी ऊंचाई होती है उसके अंदर विपरीत संबंध है वो पाया जाता है। इसके बाद इसके साथ जो बॉवी महोदय है वो अपना जो विचार रखते हैं, इसके जो है वो थोड़े समझने वाली बात है। इन्होंने जो अपन कहते हैं कि जो प्राट महोदय ने जो अपनी थ्योरी दी थी एक प्रयोग के द्वारा, और ये प्रयोग किया था यानी अपन ये कहते हैं कि बॉवी की का जो प्रयोग के माध्यम से इन्होंने जो इस संतुलन के जो सिद्धांत है उसको समझाने की कोशिश की है। तो प्राट महोदय ने जो पहले अपना जो अपने थ्योरी पढ़ी थी उसका और जो बॉवी महोदय का जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है वो लगभग समान है, क्योंकि इन्होंने भी अलग अलग जो धातु है वो समान मोटाई तथा घनत्व वाले टुकड़े लिए, अलग अलग समान मोटाई तथा अलग अलग घनत्व वाले टुकड़े लिए थे। तो बॉवी महोदय ने भी समान मोटाई तथा अलग अलग जो घनत्व के वाले जो टुकड़े हैं अलग अलग धातुओं के, वो 8 प्रकार की जो अलग अलग धातु है उनके टुकड़े लिए थे और उनको एक प्रकार का जो पारा था, पारे से भरा हुआ जो बीकर था उसके अंदर डुबाया था। तो अब देखिए तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी अलग अलग जो धातु के टुकड़े हैं, जैसे ये है चांदी का है, ये जस्ते का टुकड़ा है, पाइराइट का है, टील का है, लोहे का है,
निकल का है, तांबा, और ये है सीसे। तो अभी देखिए इन्होंने अलग अलग जो धातु है उसके अलग अलग 8 टुकड़े लिए। तो उसको जब बोवी ने पानी से भरे हुए बीकर में डुबाया तो उन्होंने ये देखा कि जो अधिक घनत्व वाला जो टुकड़ा था उसकी जो हाइट है वो कम होगी, और जो कम घनत्व वाला जो टुकड़ा है उसकी हाइट अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व तथा जो ऊंचाई है उसके अंदर विपरीत संबंध पाया जाएगा। यानी जो आपको ये कॉलम है, जैसे टीन है, टीन की जो ऊंचाई ज़्यादा है इसका मतलब है कि इसका घनत्व कम होगा। उसी तरह से जो जिसकी ऊंचाई कम है उसका घनत्व होगा वो अधिक। तो एक प्रकार का अपन कहते हैं कि ऊंचाई तथा जो घनत्व है उसके अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। इसके बाद एरी मोदी ने बॉबी मोदी ने ये आगे बताने की भी कोशिश की है कि जो एरी तथा प्राट की जो संकल्पना है उसमें जो सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये था एरी ने ये बताया था कि जो स्तंभ में उनका घनत्व समान होता है तथा गहराई में अंतर होता है। तो बॉबी मोदी है इनकी बात को वापस इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और प्राट ने ये बताया था कि यानी प्राट मौर्य ने एरी तथा जो प्राट मौर्य की जो संकल्पना है उसमें बॉबी ने ये जो कारण बताया कि दोनों की जो संकल्पना है वो लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन जो मुख्य अंतर है वो ये है कि एरी के अनुसार तो है कि स्तंभ में उनका घनत्व समान होता है तथा जो गहराई वो अलग अलग होगी। प्राट ही बोलते हैं कि जो स्तंभों का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है तथा उसकी गहराई है वो समान होती है। तो इस प्रकार इन्होंने ये जो सिद्धांत है उसके द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि अगर जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका घनत्व कम होगा और जिसकी ऊंचाई कम होगी उसका घनत्व है वो अधिक होगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि बॉबी ने ये आगे ये और बॉबी तथा एफोर्ड ने ये बताया है कि जो भूतल होता है वो लंबवत रूप में ये फैला हुआ मानते हैं। यानी एफोर्ड तथा बॉबी है ये जो भूतल है उसको ये लंबवत रूप में मानते हैं, जबकि वर्तमान में अपन देखते हैं तो ये जो तथ्य हैं इनके द्वारा जो माना हुआ है कि जो भूतल है वो लंबवत रूप में है ये अमान्य है। जबकि मान्य जो तथ्य है वो ये है कि जो भूतल है वो क्षैतिज रूप के अंदर फैले हुए होते हैं। अब इन दोनों ने एफोर्ड तथा बॉबी ने जो क्षतिपूर्ति तल है उसको जो माना है वो 112 किलोमीटर की गहराई पे माना है। यानी एफोर्ड ने तो ये माना था कि वो 100 किलोमीटर था। एफोर्ड तथा बॉबी दोनों ने मिलकर जो माना है क्षतिपूर्ति तल है वो 112 किलोमीटर की गहराई पे फैला हुआ होता है। इससे एक चीज ये हो सकती है कि अगर वो इतना गहराई वाला भाग है 112 किलोमीटर पे तो ये जो क्षतिपूर्ति तल है उसके पिघल जाने की भी संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो इस गहराई पर जो तापमान वो ज़्यादा होगा तो क्षतिपूर्ति तल है वो पिघल भी सकता है, ऐसा जो है वो माना जा सकता है। तो फिर अपन देखते हैं कि इन्होंने जो बॉबी मॉडल है जो समतल तल है उसको एक और डायग्राम से जो है समझाने की वो कोशिश की है। ये तो बॉबी का क्या था, एक प्रकार का प्रयोग इन्होंने किया था।
तो देखिए, अगर अपन लेवल ऑफ कंपनसेशन यानी संतुलन के तल, क्षतिपूर्ति तल की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर मानते हैं कि वो आंतरिक मैदान है, उसके बाद अपन देखिए पर्वत है, उसके बाद तटीय मैदान है, उसके बाद अपतटीय भाग है। इस डायग्राम से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर जो आंतरिक मैदान होगा, आंतरिक मैदान है, उसका जो घनत्व है वो इस पर्वत के मुकाबले में अधिक होगा, क्योंकि पर्वत ज़्यादा ऊपर है तो उसका जो घनत्व है वो कम होगा। उसके बाद आंतरिक मैदान का, उसके बाद अगर अपन देखते हैं जो होगा वो तटीय मैदानों का रहेगा, और सबसे जो अधिक रहता है वो अपतटीय, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो सबसे कम है। तो जैसे जैसे अपन कहते हैं जो भूदृश्य है, जो स्थलाकृतियाँ होती है वो ऊपर की ओर जाएगी, वो हाइट बढ़ती जाएगी, तो उसका जो घनत्व है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जितनी उसकी हाइट है वो कम होगी, उसका जो घनत्व अधिक होगा। तो इसके द्वारा लेकिन एक ऐसा तल होगा जिसके सारे ये उसका जो है वो संतुलन बना रहेगा, तो उसको क्षतिपूर्ति तल बोलते हैं। यानी चाहे भूभाग कितना भी ऊपर है तो एक तल ऐसा उसका होगा जिसके सारे इसका जो है वो संतुलन पाया जाता है, इसलिए ऐसे तल को क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन। जैसे एयरपोर्ट और बॉबी ने वो कितना बताया, 112 किलोमीटर, और एयरपोर्ट मॉडल ने वो कितना बताया, 100 किलोमीटर। एयरपोर्ट ने इसको क्षतिपूर्ति तल को समतल तल के नाम से संबोधित वो किया है। तो बॉबी तथा जो प्राट है उसका जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, वो लगभग समानता लिए हुए होता है। तो अगला कड़ी में अपन पढ़ेंगे तो जो जॉली मॉडल के जो विचार हैं वो पढ़ेंगे। जॉली मॉडल ने अपने जो विचार रखे थे वो 1925 में रखे हैं, यानी आइसोस्टेसिस के ऊपर जो जॉली मॉडल ने अपनी जो संकल्पना दी है वो 1925 में प्रस्तुत की थी, या 1925 के अंदर दी थी। यानी जॉली मॉडल की जो संकल्पना है उन्होंने कब प्रस्तुत की थी, 1925 के। ये ध्यान रखना, इसका जो सन है वो कितना है, 1925 है। जॉली मॉडल का जो सबसे बड़ा योगदान है आइसोस्टेसिस के अंदर, तो इन्होंने इससे पहले जो अभी अपन पढ़ रहे थे हेपर्ट तथा जो बॉबी की संकल्पना है उसका इन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। यानी जो जॉली मॉडल ने जो हेपर्ट तथा जो बॉबी मॉडल है इनकी जो संकल्पना है उसका जॉली मॉडल है वो खंडन किया, और वो इस बात के आधार पर किया है कि जो इन्होंने बताया था कि वो 112 किलोमीटर का जो क्षतिपूर्ति तल होगा या एफर्ट के अनुसार वो 100 किलोमीटर का होगा, तो इस गहराई में अगर इतना तापमान होगा तो फिर तो जो क्षतिपूर्ति तल है वही अपने आप में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उस तरह जो ये जो बात है इन्होंने इसका वो है वो खंडन किया है। तो अगर अपन ये देखते हैं तो जॉली ने जो है वो एयरपोर्ट तथा बॉबी का जो मत है उसका खंडन किया है, क्योंकि जो भूगर्भिक शक्तियाँ होती है वो लगातार अव्यवस्था है वो इस भूतल के अंदर है वो करती रहती है। तो ये फिर अपन आगे ये बढ़ते हैं, तो वो एक क्षतिपूर्ति जो तल है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक संदेह पैदा करता है। किसके अनुसार अगर अपन मानते हैं तो एयरपोर्ट तथा बॉबी के अनुसार। तो इस प्रकार जॉली ने जो समान घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उसके जो नीचे 10 मील या 16 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी परत होती है जिसका घनत्व क्या होता है, बदलता रहेगा। यानी जॉली है उसका सबसे बड़ा योगदान है कि एयरपोर्ट और बॉबी ने जो 112 किलोमीटर का तल तथा 100 किलोमीटर का जो एरिया बताया था, लेकिन यहाँ पे जो जॉली मॉडल ने ये जो बताया था कि वो एक ऐसा एरिया होता है जो 10 मील या 16 किलोमीटर मोटी परत होती है, जिसके ऊपर तक जो घनत्व है क्या रहता है, बदलता रहता है, लेकिन उसके नीचे जो घनत्व वो क्या रहता है, समान रहेगा। तो उन्होंने कहने का मतलब जो क्षतिपूर्ति जो तल है जॉली के अनुसार वो एक रेखा के रूप में देखो, एक पूरा का पूरा मंडल होता है, एक क्षेत्र होता है, एक एरिया है जिसको इन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन कहा है, यानी क्षतिपूर्ति मंडल है वो। तो आप ये याद रखना है कि क्षतिपूर्ति मंडल है या जोन ऑफ कंपनसेशन है, ये
किसने ये जो शब्द दिया है? वो जॉली मौर्य ने दिया। किसने दिया? जॉली। ये जो क्षतिपूर्ति मंडल या जोन ऑफ कंपनसेशन है, ये 10 मील या 16 किलोमीटर मोटी यानी जॉली ने जो क्षतिपूर्ति मंडल है इसको 10 मील या 16 किलोमीटर है, वो एक परत के रूप में माना है। तो जो एक रेखा के रूप में अपन मानते थे कि जो क्षतिपूर्ति तल है, लेवल ऑफ कंपनसेशन है, वो जॉली के अनुसार वो ऐसा नहीं होकर एक प्रकार का मंडल होगा या क्षेत्र होगा या जो जोन होगा, इसीलिए इसको जोन ऑफ कंपनसेशन कहा जाता है, जो लगभग 16 किलोमीटर मोटा होता है। इस प्रकार जो जॉली है उसके जो विचार है वो तैराक के जो सिद्धांत है इसकी उसकी झलक मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों की जो बनी हुई है और जिसका ये घनत्व मानते हैं वो 2.7 के आसपास मानते हैं। तो जो क्रस्ट है वो हल्के पदार्थों की है, लगभग 2.7 के आसपास है। तो वो जो अधिक घनत्व वाली जो परत है, जो अधस्तर है जिसको अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्रस्ट है वो सियाल रूपी बनी हुई है, तो अधस्तर होता है या जो सबस्ट्रेटम है वो सीमा का बना हुआ है। तो जो कम घनत्व वाली जो परत है, जो सियाल है, वो इस सीमा के ऊपर है, वो तैर रही है, ऐसा है वो जॉली मौर्य हैं मानते हैं। तो आइसबर्ग का जो सिद्धांत, जो लॉजिक है या तैराक का जो सिद्धांत है वो उसके अंदर मिलती है, क्योंकि वो सियाल रूपी जो पार्ट है, जो क्रस्ट है, वो जो अधस्तरीय सबस्ट्रेटम है या जो सीमा है उसके अंदर है वो तैर रही है। तो इन्होंने भी अपना एक जो प्रयोग है उसके द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है, उसको अभी अपन एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। उनका एक डायग्राम है। तो देखिए, इन्होंने जो अपना जो डायग्राम है वो इस तरह से दिया है इन्होंने जॉली मौर्य ने। अब इन्होंने बताया तो जो इससे पहले जो अपने थ्योरी पढ़ रही थी कि जो क्षतिपूर्ति जो तल था वो एक रेखा के रूप में था। ये पहला ऐसा है जिन्होंने ये जो क्षतिपूर्ति एक तो रेखा के रूप में नहीं मानते, इनको मंडल के रूप में माना। ये जो मंडल है
वो लगभग 16 किलोमीटर या 10 मील है, वो एक मोटी परत के रूप में फैला होता है। इसके ऊपर ऊपर तो घनत्व है वो क्या समान रहता है, इसके बाद जो घनत्व है बदलाव, क्योंकि ये देखो यहाँ जो आपको विजिबल हो रहा है जो समान घनत्व वाला पदार्थ है, तो इस जो क्षतिपूर्ति मंडल है इसके ऊपर ऊपर घनत्व समान रहता है, इसके नीचे की ओर जाने पर यानी 16 किलोमीटर नीचे की जाने के बाद जो घनत्व है उसके अंदर बदलाव आता है। ऐसा इन्होंने समझा। ये एक प्रकार का जो अपन कहते हैं सागर होता है वो है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे, जितना भूभाग ज़्यादा ऊपर होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जितना गहरा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। तो ये जॉली मॉरेल ने अपना जो एक प्रकार की जो संतुलन की दशा है उनको समझाने की जो है वो प्रयास किया है। तो ये जो डायग्राम आप विजिबल हो रहा है वो किसके अनुसार संतुलन की स्थिति है, जॉली मॉरेल जो ना अपना जो सिद्धांत है वो प्रकाशित किया था 1925 के अंदर। अभी जो अपन पढ़ेंगे वो आर्थर होम्स की जो संकल्पना है उसको पढ़ेंगे। पहली बात तो है जो आर्थर होम्स की अगर संकल्पना है उसको देखते हैं तो आर्थर होम्स की संकल्पना तथा जो एरिक मॉरी की जो संकल्पना है उसमें काफ़ी समानता है वो देखने को मिलती है। एक जैसी तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो जो अपन कहते हैं कि आर्थर होम्स की जो संकल्पना है वो एरिक की संकल्पना से मिलती है, क्योंकि अपन देखते हैं होम्स ने जो दो परतें बताई थी, क्रस्ट और अधिस्तर, तो एरी ने जो है वो यही कहा था कि अगर क्रस्ट के 9 पार्ट अगर ऊपर है, क्रस्ट का अगर एक पार्ट ऊपर की ओर है, तो अगर उसके जो क्रस्ट के 9 पार्ट होंगे वो जो अधिस्तरीय सब स्टैंडर्ड वाली जो परत है उसके अंदर जो है वो स्थित होगा। तो यहाँ पे ये लॉजिकली अपन कह सकते हैं कि एरी और जो आर्थर होम्स है इसकी जो संकल्पना है उसके अंदर समानता है वो देखने को मिलती है। तो होम्स ने जो ऊंचे ऊंचे भागों की जो बनावट है वो हल्के पदार्थों से मानी है, यानी होम्स ने भी अपना ये तथ्य रखा है कि जो भूभाग अगर ऊपर उठा हुआ होगा एक तो वो हल्के पदार्थों का होगा, हल्के पदार्थों का अगर होगा तो उसका जो अपन कहते हैं जो घनत्व है वो कम होगा, तो उतना ही जो पदार्थ अगर जो भाग हल्के पदार्थों का बना हुआ होगा तो उतना ही वो भूभाग क्या होगा गहराई की ओर स्थित होगा, और जो भाग होगा वो अगर भारी पदार्थों का बना हुआ है तो वो उतना ही कम गहराई की ओर स्थित होगा। तो इसके बाद इन दोनों थ्योरी से ये है कि जो भूभाग कम घनत्व का है वो ऊंचा ज़्यादा होगा और जो अधिक घनत्व का वो नीचे की होगा। तो उसके बाद एक ऐसा तल होता है जिसके सारे जो भूभाग है वो संतुलन की जो स्थिति है उसके अंदर होता है। तो ये जो अपन कहते हैं कि जो सियाल रूपी जो पार्ट है वो क्रस्ट का है, तो उसका जो अधिकांश भाग है जो अधिस्तरीय सब स्ट्रक्चर में यानी सीमा है उसके अंदर डूबा हुआ रहता है। तो होम्स ने जो घनत्व है उसके आधार पर पृथ्वी के जो भाग है उसके अंदर जो प्रमुख रूप से परतें बताई है वो आपके सामने है। एक तो क्रस्ट बताया है, दूसरा बताया है वो अधिस्तरीय पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आर्थर होम्स है उसके अनुसार है जो परतें वो पाई जाती है। अब देखिए होम्स ने इस सिद्धांत को आगे इस प्रकार से समझाने की कोशिश की। अगर अपन पर्वतीय भागों की बात करते हैं तो पर्वतीय भागों के अंदर जो अपन देखते हैं कि जो सियाल परत होती है उसकी मोटाई इन्होंने 40 किलोमीटर मानी है। यानी जो आर्थर होम्स है वो ये कहते हैं कि जो सियाल रूपी जो परत है उसकी सर्वाधिक जो मोटाई होती है वो कहाँ होती है, पर्वतीय भागों के अंदर होती है, या जिसको अपन कहते हैं मालवीय भागों में होती है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एरिया है जो तट के आसपास स्थित है तो तटीय जो मैदानी भाग होते हैं अगर तटीय मैदानी भाग होगा
तो इसके नीचे जो सियाल परत है उसकी जो मोटाई होगी वो 10 से लगाकर 12 किलोमीटर ही होती है। कितनी होती है? 10 से 12। और अगर वो सागर तलीय वाली भाग है तो वहाँ पे ये जो सियाल रूपी परत है वो या तो होती ही नहीं है, यानी अगर सागर तली की अगर बात करते हैं उसके नीचे जो सियाल परत है सागर तली के नीचे वो या तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो बहुत पतली होगी। तो इसका मतलब है कि अपन जैसे जैसे ऊंचाई वाले भाग से गहराई की ओर जाते हो तो जो सियाल की जो परत है उसके जो घनत्व है, जो मोटाई है, तो वो अपन यूँ कहेंगे वो कम होती है, वो जाती है। तो ऊंचाई की ओर जाने पर उसका जो परत है वो अधिक होगी और गहराई की ओर जाने पर है वो या तो मिलेगी नहीं। तो जैसे अपन कहते हैं कि महासागरीय जो तली है उसके नीचे जो सियाल परत है वो दिखने को मिलती ही नहीं है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि होम्स ने व्यवहार में यदि भूतल जो संतुलन की स्थिति है वो पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, यानी आर्थर होम्स ये मानते हैं कि पूर्ण रूप से जो संतुलन की स्थिति है वो कहीं पे देखने को नजर नहीं आती है। लेकिन जो जो कहीं पे भी अपन देखते हैं तो संतुलन के अंदर एक जो है वो संतुलन की दशा है वो देखने को मिलती है। तो पूर्ण रूप से संतुलन की जो दशा है वो आर्थर होम्स के अनुसार नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी है जो संतुलन की जो स्थिति है वो हर जगह अपन को देखने को मिलती है। हाँ, हो सकता है ये कि अगर वो अपन को स्थानीय आधार पर देखने को नहीं मिले लेकिन प्रादेशिक आधार पर है वो जरूर अपन को देखने को मिलती है। तो इन्होंने भी अपना एक जो डायग्राम है उसके माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। यानी आर्थर होम्स ये मानते हैं कि जो सियाल है उसकी मोटाई पर्वतीय भागों में सबसे अधिक होती है और जो सागर तली के अंदर वो या तो होती नहीं है या बहुत पतली होती है। तो अभी जो डायग्राम है उसके माध्यम से इसको अपन समझेंगे। ये घनत्व है इसका 3.4 है। ये सीमा परत है उसका घनत्व है और ये सियाल है। और ये जो अपन कहते हैं कि जो रूट है या जो जड़ है, तो अब देखिए जो जो पर्वतीय भाग है वो उतना ही गहरा है, जबकि पठारी भाग है वो कम गहरा है और मैदानी भाग है वो कम गहरा है। यानी जो भूभाग जितना ऊपर है उसकी जो जड़ें होती है वो उतनी ही गहरी होगी। तो जैसे अपन पर्वतीय भाग है तो उसके नीचे उतना ही जो अधिक भाग है वो गहराई पे और होगा, और उसके बाद जो पठार होता है उसकी हाइट पर्वत से कम होगी तो उसका अधिकांश भाग होगा वो अंदर की होगा। उसके बाद मैदान होगा, उसी तरह सागरीय भाग होगा, उसके नीचे जो सियाल है वो सबसे कम होती है, ये न के बराबर होती है। तो ये समझाने की इन्होंने जो कोशिश की है। तो ये जो स्थिति है वो आर्थर होम्स के अनुसार संतुलन की स्थिति है। ठीक है, तो अगली जब भी क्लास होगी
तो जो एक नया चैप्टर है अपन उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।